तो नमस्कार, मैं आकाश कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से करंट लेकर के और उत्तर प्रदेश का लगभग 8 से 10 नंबर का प्रश्न आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम आप लोग को उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर से 100% देखिएगा, आपको कम से कम 2 प्रश्न इस चैप्टर से 100% मिलने वाला है। ठीक है, आलमगीरपुर ये आप लोग को पता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से आलमगीर कहाँ है? मेरठ में। आलमगीर कहाँ है? मेरठ में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा। अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर। ठीक है, पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। लाहुरा देव प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? संत कबीर नगर से। ठीक है, लाहुरा देव प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? संत कबीर नगर से। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? परिनिर्वाण की प्राप्ति का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगर आपसे पूछे कि मल्ल जनपद पूछेगा तो जनपद आपका क्या हो जाएगा? मल्ल जनपद। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, मल्ल जनपद। ठीक है, मल्ल जनपद कुशीनगर में पड़ता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान देना है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न को, यही सारे प्रश्न आपसे गलत होते हैं। उसके बाद ये देखिए आपका प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में सराय नहर। ठीक है, सराय नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला? प्रतापगढ़ से। 1400 का यहाँ पे समाधान मिला है। कहने का मतलब यहाँ पे 1400 की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ से? सराय नहर से, या इसी को बोला जाता है महादहा। महादहा भी बोला जाता है। ठीक है, महादहा से एक मृग सिंह वाला क्या मिलता है? छल्ला मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्रयागराज कोलडीवा चावल का साक्ष्य मिला था। पूछा है कि कोलडीवा कहाँ है, तो कोलडीवा आपका कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज से कोलडीवा से क्या मिला हुआ था? चावल का साक्ष्य मिला था। उसके बाद वाराणसी सब लोग को पता है। ठीक है, आप सबको पता है, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है तो आपको सबको पता है कि वाराणसी किस लिए जाना। ठीक है, तो वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या किए थे? उपदेश दिए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। इसको क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों साल पुराना है। उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति का वाहक रहा है। यहाँ के इतिहास आर्यों से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन तक निरंतर प्राप्त होता रहा है। प्रदेश की धरती पर महाभारत, रामायण, पुराण सरीखे महाकाव्य लिखे गए। महाभारत जैसे युद्ध की केंद्रस्थली भी रहा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि महाभारत का युद्ध भी कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। प्रयाग में विश्व का सबसे बड़ा मेला, ये दिया है कुंभ मेला। ठीक है, तो ये क्या है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो कहाँ लगता है? आपका प्रयाग में। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला। उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैन का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, अगर पूछेगा कि बौद्ध और जैन का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ सौदरी, तो क्या होगा? कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी आपका किससे संबंधित है? बौद्ध और जैन दोनों से। कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी या बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। कौशाम्बी हो गया और आपका मथुरा हो गया। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। किसको किसको दिए थे? कुरु, देखिए ये जनपद आएगा, कुरु, पांचाल, वश्य, काशी जैसे राज्यों का उदय हुआ एवं सम्राट अशोक ने कई जनहितकारी कार्यों का साक्षी उत्तर प्रदेश प्रशासनिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी जाना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध चरमोत्कर्ष पर रहा। ठीक है, देखिए अब आ गया यहाँ पे हर्षवर्धन की बात आ गई, तो पूछा जाता है निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने कहाँ पे उत्सव प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन का उत्सव संबंधित है। ठीक है, या मेले, हर्षवर्धन कहाँ पे आता था? मेले पे या कहीं दान करता था? तो एक आपका हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, कन्नौज। और आपको इलाहाबाद पता ही है। ठीक है, प्रयाग में जो आपका कुंभ लगता है। ठीक है, प्रयाग में जो आपका कुंभ लगता है वो कौन लगवाया? उसने कौन दान करता था? हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन अपने जीवन में जितना भी धन रुपये कमाता था वह आकर के इलाहाबाद के प्रयाग में पूरा दान कर देता था। ठीक है, उसके बाद इसकी बहन जो रहती थी राजश्री इसको एक कपड़ा देती है, वही कपड़ा ये लेकर के जाता है। बाकी सारा का सारा धन संपत्ति जितने अपने शासनकाल में कमाया रहता है सबका सब प्रयाग में आकर के कुंभ मेले में क्या कर देता है? दान कर देता है।
उत्तर प्रदेश में मेरठ तथा सहारनपुर जिले ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य सोनभद्र, सोनभद्र के सिंगरौली, प्रयागराज की बेलन घाटी, चकिया, चंदौली। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल के सभ्यता से आपका सोनभद्र से सिंगरौली, ठीक है, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी, प्रयागराज की बेलन घाटी, चकिया। ठीक है, बेलन घाटी से लोहदा नाला के क्षेत्र में पाषाणकालीन उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। कहाँ से? लोहदा नाला से। ठीक है, बेलन घाटी, लोहदा नाला। ठीक है, पुरापाषाणकालीन सभ्यता के लगभग सभी उपकरण क्वार्टरजाइट पत्थर के बने थे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा, किस पत्थर के? क्वार्टरजाइट पत्थर के बने हैं, क्वार्टरजाइट पत्थर के बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ के सराय नहर, प्रतापगढ़ के सराय नहर। प्रतापगढ़ पूछा जाता है निम्नलिखित में से आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़। ठीक है, आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, सराय नहर तथा महदहा, सराय नहर महदहा नामक स्थल कहाँ गए हैं? प्रतापगढ़ में। ठीक है, सराय नहर में उत्खनन कार्य किसने किया था? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। सराय नहर का उत्खनन किसने करवाया था? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के द्वारा। सराय नहर से 14 समाधान मिले थे, जिनमें मृतक का शरीर पश्चिम की दिशा में, सिर पश्चिम में, मृतक का सिर पश्चिम में था। ठीक है, यहाँ से 8 गर्द चूल्हे भी प्राप्त हुए थे। प्रतापगढ़ के एक अन्य स्थल महदहा से गर्तावाद के साक्ष्य के साथ साथ हड्डी के भी अनेक कलात्मक मृग सिंगी मृग के छल्लों की माला, हड्डियों के आभूषण भी मिले हैं। मादहा बारहसिंगा, महदहा से क्या मिला था? बारहसिंगा, भैंस, हाथी, घोड़ा, सुअर, कछुआ, पतियों के भी अवशेष मिले थे। प्रतापगढ़ में दमदमा पुरास्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण के आभूषण, गर्त, चूहे तला 41 समाधान। दमदमा से कितने समाधान मिले थे? 41 समाधान। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साथ प्रयागराज जनपद में मेजा तहसील, चौपानी मांडी पूरा स्थल से झोपड़ियां एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हुए थे। नवपाषाणकालीन सभ्यता के साथ मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, सराय नहर, प्रतापगढ़। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव, हमने आपको इसको मैप से बताया, लहुरा देव, जहां 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के लिए पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम साक्ष्य कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान माना जाता है, जो 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य गेहूं के साक्ष्य मिले हुए थे। कोल्डीवा बहुत पूछा जाता है। कोल्डीवा कहाँ है? प्रयागराज किसके लिए जाना जाता है? चावल की खेती के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा कालीन सभ्यता आलमगीरपुर, हुकास, मांडी गांव आदि से प्राप्त हुए। आलमगीर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार के प्रकट को करता है। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आपका आलमगीर। यहाँ से कपास उगाने का साक्ष्य मिला था। क्या होगा? कपास उगाने का साक्ष्य। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होता है? तो किस मिट्टी में? काली। कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी को रेगिर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगा के मैदान स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? मध्य देश। बौद्ध धर्म अगुंतर निकाय, जैन धर्म के भगवा सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न कई बार आया है। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के निकायों से मिलता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है। इसमें आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रश्न इस प्रकार से आता है, निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, बौद्ध से, जैन से, बौद्ध जैन दोनों से, किसी से नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों वाला ऑप्शन, बौद्ध जैन दोनों से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद आपके हैं उत्तर प्रदेश में। कुरु, काशी, पांचाल, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, शूरसेनी आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में? 8 महाजनपद। ठीक है, ये 8 के 8 मैं आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। ठीक,
देखिए आपका है कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये आता है बागपत में। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, ये गौतम बुद्ध नगर जो यही आपका नोएडा है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा, शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। पांचाल की राजधानी आइचल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आता है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अकबरपुर, ये आपका कोसल महाजनपद में आ जाते हैं। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर, यहीं पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अपने जीवन को कहाँ त्यागे थे, कुशीनगर में। कुशीनगर देवरिया इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर आपका आता है काशी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, इसके अंतर्गत आपका आ जाता है कौशाम्बी, नहीं कौशाम्बी नहीं, संत रविदास नगर, संत रविदास का नगर को अब बोलते हैं भदोही। वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली। उसके बाद वश, वश की राजधानी कौशाम्बी, इसमें आपका आ जाता है प्रयागराज, कौशाम्बी। प्रयागराज कौशाम्बी में कौन आ जाता है, वश महाजनपद। उसके बाद चेदी, चेदी महाजनपद शक्तिमती, इसमें आपका ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, ये आ जाता है आपका चेदी महाजनपद। तो देखिए आपको कितने महाजनपद हैं, उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, ये आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, क्षेत्र वाराणसी के आसपास। कोसल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, अयोध्या के आसपास। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास। वश की राजधानी कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास। शूरसेन की राजधानी मथुरा, मथुरा के आसपास। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, देवरिया, कुशीनगर के आसपास। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सुक्तमती, बुंदेलखंड का आसपास। पांचाल की राजधानी अहिछल या रामनगर या काम्पिल्य, फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इसके अंतर्गत आते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कोसल महाजनपद का उल्लेख हुआ है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में कोसल महाजनपद का उल्लेख हुआ है। यह महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थित है, जिसमें उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कोसल की राजधानी कुशावती है। ठीक है, दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगहों की राजधानी थी, मगहों की राजधानी थे। इसे आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र भी था। इस नगर को हूणों के नेता तोरणमल ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। किसको, कौशाम्बी को किसने अधिक क्षति पहुंचाई थी, हूणों ने अधिक कौशाम्बी को क्षति पहुंचाई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का उदय हुआ, किसका, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ, 6वीं शताब्दी में। ये आपको बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, 6वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व आप लोग को ध्यान देना है, BC। मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। गौतम बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया। उत्तर प्रदेश को बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। तीर्थंकर जिनका जन्म स्थल कैसे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में। अजीत नाथ का जन्म अयोध्या में। शंभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में। अभिनंदन नाथ का जन्म अयोध्या में। सुमित नाथ का जन्म अयोध्या में। पद्म श्री प्रभु का जन्म कौशाम्बी में। सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में। विमल नाथ का जन्म काम्पिल्य में। अनंत नाथ का जन्म अयोध्या में। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ ऋषिपत्तन, सारनाथ को ऋषिपत्तन भी कहते हैं। ठीक है, सारनाथ में ये ऋषिपत्तन स्थान है, यहीं पर पहुंचे और इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया। इसी धर्म उपदेश को क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन की व्याख्या कहाँ की गई है, धर्मचक्र। अगर पूछे आपसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन का व्याख्या या टीला कौन सा है, तो आपका जो भोपाल में कौन सा टीला है, भोपाल में सांची का स्फूत है। सांची का स्फूत धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल राजधानी श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में।
483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण भी होता है। महाभिनिष्क्रमण का बोला जाता है, घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, इसको आपको जरूर ध्यान देना है, नहीं आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म में कपिलवस्तु शाक के गणराज्य की राजधानी थी। बौद्ध धर्म के काल में कपिलवस्तु शाक के गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। ठीक है, कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। काम्पिल बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य स्थित था, जो प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र था। सहगौरा अभिलेख, ताम्रलेख, सहगौरा ताम्रलेख या अभिलेख भी बोलते हैं, ये गोरखपुर महाजनपद में। ठीक है, यह अभिलेख मौर्यकालीन का है, जिससे पता चलता है कि मौर्यकाल में अकाल की स्थिति में जनता को अनाज का वितरण किया गया था। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो अभी आप ये देख रहे हैं, प्रयाग अशोक स्तंभ का हरिसेन के द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख उत्कीर्ण करवाया गया था। सारनाथ का स्तंभ लेख, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट किसने करवाया था? अशोक ने। सारनाथ का स्तंभ लेख जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। शीर्ष के बने सिंहों की आकृति को महाभारत में भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह घोषित किया गया। ठीक है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से भारतीय चिन्ह जो है उसमें कितने शेर होते हैं? तो आपके 4 शेर होते हैं। चारों दिशाओं का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, 4 शेर चारों दिशाओं का निरीक्षण करते हैं। मेरठ स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लाया। कौशाम्बी के स्तंभलेख को अकबर ने प्रयाग के किले में लाके स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभलेख अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। अशोक अपनी सबसे ज्यादा प्रिय पत्नी किससे? कारुवाकी से प्रेम करता था। ठीक है, कारुवाकी से भी प्रश्न कई बार आया कि अशोक सबसे ज्यादा अपनी किस रानी से प्यार करता था? कारुवाकी। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसे? प्रयाग को। प्रयाग स्तंभलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक निर्मित अहरौरा अभिलेख राज्य मिर्जापुर जिले में है। कहाँ है? मिर्जापुर में। अयोध्या से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमुशुंग ने ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था। अयोध्या अभिलेख या शिलालेख से पता चलता है कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमुशुंग ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसने महर्षि पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। उत्तर वैदिक युग से संबंध अंतर्जी खेड़ा कासगंज से गौरिक मृदभांड तथा कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए। अंतर्जदी खेड़ा से शुंग कुषाण गुप्त काल के अवशेष, शुंग वंश कुषाण वंश गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हुए थे। अंतर्जित खेड़ा 1000 ईसा पूर्व से लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड, गौरी कृषि लोहित मृदभांड के साथ प्राप्त हुए। ऐछम से मृत उपाधि वाले राजाओं के सिक्के 200 से 300 ईस्वी में प्राप्त हुए। ऐछल से गुप्त कालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। ये भी प्रश्न कई बार आया। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। मथुरा कला शैली का जन्म कनिष्क के काल में हुआ मथुरा में। ठीक है, इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। किसका? लाल बलुआ पत्थर का। 1ली शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली में होता है। ठीक है, 1ली शताब्दी में महात्मा बुद्ध की मूर्ति का निर्माण मथुरा कला शैली से होता है। प्रयागराज के गढ़वा से कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख प्राप्त हुए। गाजीपुर से प्राप्त भीतरी स्तंभलेख में पुष्यमित्र शुंगों और हुणों
के साथ स्कंदगुप्तों का वर्णन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। गुप्त काल में सारनाथ मथुरा उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में सारनाथ मथुरा में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। राज्य के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थल से गुप्तकालीन मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिर में दशावतार मंदिर का उल्लेख। दशावतार मंदिर कई बार पूछा जाता है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। वेनसोंग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ से ही धामेक स्फूत अशोक ने 249 ईसा पूर्व में इसी स्थान पर बनाने का आदेश दिया। यह 500 ईसा पूर्व में बनकर तैयार हुआ। फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया था। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। कान्यकुब्ज। प्राचीन काल में कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। हर्ष ने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर्ष ने या किसने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी? कौन था? हर्ष। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज समृद्धि के कारण महोदय श्री तथा महोदय नगर कहलाया। कन्नौज पर आधिपत्य के कारण गुर्जर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूटों का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। कहाँ पे? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया। कन्नौज। ठीक है, कन्नौज में राष्ट्रकूट का, पाल का प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों का त्रिसंघर्षी त्रिकोणीय संघर्ष कहाँ हुआ? त्रिकोणीय संघर्ष कहाँ हुआ? कन्नौज में। त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज में। त्रिकोणीय संघर्ष किसके किसके मध्य? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ। ठीक है, अंतिम में विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहारों की विजय मिली। ठीक है, किसकी विजय हुई थी? गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? गुर्जर प्रतिहारों ने। ठीक है, कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। यहाँ से कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए। हुलास खेड़ा से कुषाण कालीन 200 मीटर की लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, चांदी के आहत सिक्के। चांदी के सिक्कों को आहत बोला जाता था। कुषाण काल के ताम्र सिक्के, कार्तिक की स्वर्ण मुद्रा, गुप्त काल में कालीन दुर्ग, भग्नावशेष, चांदी तांबे के सिक्के, मोहरे छापी गई थी। हर्षवर्धन ने 628 ईस्वी में ताम्रदान पत्र लेख शाहजहांपुर जिले के बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ था, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना और सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर 5वें वर्ष हर्षवर्धन क्या करता था? आता था, अपनी पूरी संपत्ति को प्रयाग में दान कर देता था। श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग, उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, मध्यपंथ। ठीक है, मध्यपंथ केंद्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। बौद्ध मतानुसार संकिसा ने भगवान बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुए थे। ठीक है, स्वर्ग से धरती पर अवतरित। उसके बाद अब आपका आ गया उत्तर प्रदेश का मध्यकाल इतिहास। मध्यकाल इतिहास 831 ईसा पूर्व में महोबा में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। ये प्रश्न कई बार आया था कि बुंदेलखंड में किसका शासन था? बुंदेलखंडों में चंदेलों का शासन था। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति के नाम से चर्चित रहा। यह बुंदेलखंड के क्षेत्र से संबंधित है। इसकी राजधानी महोबा थी। बुंदेलखंड में चंदेलों की राजधानी क्या थी, या बुंदेलखंड की राजधानी क्या थी? तो आप क्या हो जाएगा? महोबा। बुंदेलखंड की राजधानी क्या थी? महोबा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बुंदेलखंड की राजधानी महोबा। चंदेल राजाओं ने स्थापत्य के नमूने में खजुराहो में विद्यमान है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने। 1018 से 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर
गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1018 से 1019 में कन्नौज पर आक्रमण करके गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश में 2 नए राज्य फिरोजाबाद तथा जौनपुर का निर्माण करवाया। जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम था जौना खां, की स्मृति में बनवाया था। ठीक है, ये पूछा जाता है जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की गई थी, जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ख्वाजा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की। सरकी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर ख्वाजा ने। सरकी शासक के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद कहा गया। सिराजे हिंद किसे बोला जाता है, जौनपुर को पूर्व का सिराज इसे बोला जाता है। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। ठीक है, जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने। इब्राहिम शाह सरकी। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश। क्यों करवाया था, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली का शासन बनने से पूर्व बदायूं का क्या था, गवर्नर था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। सल्तनत काल में, मुगल काल में कड़ा प्रयागराज के निकट महत्वपूर्ण इक्ता सूबा था। इक्ता क्या होता था, एक प्रकार की एकता कब होता है, भूमि। ठीक है, भूमि, जैसे किसी को बोलता है कर देना तो कर ना दे करके उसे भूमि दे दी जाती थी, इसे बोला जाता है इक्ता। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया। वापस कड़ा आने के बाद उसने सुल्तान जलाउद्दीन की हत्या कर दी। जलाउद्दीन इसका कौन था, अलाउद्दीन का ससुर था और क्या था, चाचा भी था। ठीक है, अलाउद्दीन का जलाउद्दीन चाचा भी था और इसका ससुर भी था। सिकंदर लोदी ने, ये प्रश्न बहुत बार आया, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी बनाया। राजधानी कब बनाया, 1506 ईस्वी में, 2 साल बाद। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में और 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। ठीक है, सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता का केंद्र था। बदायूं में दिल्ली लखनऊती व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अबुल हसन कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के जिले में स्थित बरन का निवासी था। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के बरन का निवासी था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कई बार प्रश्न आया हुआ है, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र आगरा था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। मुगल कालीन स्थापत्य कलाएं, जामा मस्जिद कहाँ है, संभल में, किसने करवाया था, बाबर ने। आगरा का किला आगरा में स्थित है, निर्माण अकबर ने। इलाहाबाद का किला प्रयागराज में अकबर के द्वारा। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में। यह आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी स्थान है, वहीं पे किसने, अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जब अकबर गया था, गुजरात को जीता था और गुजरात में ही जब गया था तो पहली बार क्या देखा था अकबर ने, समुद्र को देखा था और गुजरात विजित के बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। पंचमहल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में, निर्माण अकबर के द्वारा। खास महल फतेहपुर सीकरी, निर्माण अकबर के द्वारा। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा निर्माण। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी, अकबर के द्वारा निर्माण। जहांगीर का महल आगरा में, अकबर के द्वारा निर्माण। इमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने निर्माण करवाया था, नूरजहां ने। निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, किसने, जहांगीर ने बनवाया था। न्याय की जंजीर कहाँ है, आगरा में, किसने, जहांगीर के। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। कहाँ है, आगरा में। मोती मस्जिद का निर्माण, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था।
दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगरा की मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा के लाल किले में। और दिल्ली की मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली के लाल किले में है। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इमामुद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था या बनवाया था? अकबर के नवरत्नों में टोडरमल का संबंध सीतापुर से था तथा बीरबल का संबंध कालपी से था। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल का संबंध कहाँ से था? सीतापुर। सीतापुर किसके लिए जाना जाता है? नैमिषारण्य के जाना जाता है। 80,000 तपोभूमि कहाँ है? सीतापुर में। नैमिषारण्य सीतापुर से संबंधित है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ का संबंध कहाँ से है? कालपी से, ठीक है। टोडरमल अकबर के समय में क्या करता था? भूमि का देख रेख करता था। भूमि मापने का कार्य कौन करता था या भूमि रक्षक कौन था? टोडरमल। 1545 ईस्वी में कलिंजर के सैन्य अभ्यास के दौरान बारूद का विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने या शाहजहां ने शाहजहां द्वारा दिल्ली में मुगलों की राजधानी बनने से पूर्व तक आगरा ही मुगल राज की राजधानी रही, ठीक है। कह रहा है कि शाहजहां के द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, नहीं, उसके पहले आगरा ही मुगलों की क्या थी? राजधानी थी। दिल्ली मुगलों की राजधानी किसने बनाया? शाहजहां ने। उसके पहले राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। अकबर बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना करके इसका नाम इलाहाबाद रखा। अकबर फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का अनावरण पवित्र भूमि मानी जाती है। सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। सलीम जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकारी युद्ध के रूप में निर्णायक सफलता प्राप्त की। सिकंदर ने मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में जहांगीर ने पूर्ण करवाया। जहांगीर ने क्या करवाया था? पूर्ण करवाया। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी मथुरा घोषित की थी, ठीक है। औरंगजेब के विरुद्ध जाट नेता सूरजमल ने भरतपुर की राजधानी मथुरा घोषित की थी। भरतपुर की राजधानी कहाँ घोषित की थी? मथुरा घोषित की थी। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर शाह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। 1732 में जैतपुर के युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल पेशवा बालाजी प्रथम को सौंप दिया गया। उत्तर मध्यकाल का इतिहास। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई के बाद प्लासी का युद्ध 1757 में वर्तमान उत्तर प्रदेश के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। अवध मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सूबा था। अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अवध का नवाब शासन करता था। शहादत खां बुरहान मुल्क, इसका नाम था बुरहान मुल्क, वैसे बोलता था शहादत खां। 1732 में अवध का प्रथम नवाब बना। 1732 में अवध का प्रथम नवाब बना। 1732 में उसने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना, अवध की स्थापना की। शहादत खां का कार्यकाल 1732 से 1739। सफदर जंग का शासनकाल 1739 से 54। सफाउद्दौला का शासनकाल 1754 से 75। असाफुद्दौला का शासनकाल 1775 से 97। वाजिर अली का शासनकाल 1797 से 98। सादत अली खां का शासनकाल 1798 से 1814। गाजीउद्दीन हैदर का शासनकाल 1814 से 1827। नासिर उद्दीन हैदर का शासनकाल 1827 से 37। मोहम्मद अली शाह का शासनकाल 1837 से 42। अमजद अली शाह का शासनकाल 1842 से 47। वाजिद अली शाह का शासनकाल 1847 से 56। 1764 में बक्सर के युद्ध में मंगोल शासक मीर कासिम, अवध का शासक साजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, परंतु क्या हुए? पराजित हुए। 1765 में इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध के उपरांत हुई, ठीक है, अंग्रेज और मुगलों के मध्य।
इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 के जस्ट एक साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई। सुजाउद्दौला 1773 में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की, ठीक है। सुराजुद्दौला 1777 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? फैजाबाद में स्थित है। अवध के नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ ली? लखनऊ। अवध के नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके लखनऊ लाई। आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि 1775 में करके बनारस के क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली, ठीक है। इसी संधि के तहत वारेन हेस्टिंग ने अवध की बेगमों की सुरक्षा की संधि गारंटी ली। आसफउद्दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम बनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण करवाया, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इमाम बाड़ा कहाँ? इमाम बाड़ा आपका लखनऊ में है। निर्माण किसने करवाया था? आसफउद्दौला ने। कब करवाया था? 1784 में। आसफउद्दौला ने 1784 में लखनऊ में रूमी दरवाजे का निर्माण करवाया। रूमी दरवाजा आपका जो तीर धनुष है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उसमें तीर धनुष और जो मछली है कहाँ से लिया गया? रूमी दरवाजे से लिया गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। तुर्की गेट के नाम से भी इसे को जानते हैं। तुर्की गेट के नाम से भी इसे जानते हैं। 1797 में सआदत अली खां ने इलाहाबाद के किलों को अंग्रेजों को सौंप दिया। 1801 ईस्वी में सआदत अली खान ने वेलजली के साथ सहायक संधि की। आगे चल के सआदत अली खां को राजा की उपाधि दी गई। 1808 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अवध के नवाब सआदत अली ने गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा के क्षेत्र को अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। वाजिद अली शाह नवाब अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 में क्या कर लिया? अंग्रेजी राज में मिला लिया, ठीक है। हड़प नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में मिला लिया। 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया। उस समय प्रांत दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के विद्रोह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1800 कहाँ से आता? 1858 में। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय किया जाता है, ठीक है। पहला वायसराय 1858। भारत का प्रथम वायसराय भी बना, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय। 1857 के विद्रोह का वीर सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, ठीक है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत की स्वतंत्रता का संज्ञा दी? वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 29 मार्च 1857 की 34वीं रेजिमेंट मुर्शिदाबाद कहाँ है? लखनऊ, कोलकाता में। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे इनका नवास कहाँ था? बलिया। चित्तू या बलिया किसे बोला जाता है? मंगल पांडे। कई बार प्रश्न आया चित्तू या बलिया, मंगल पांडे को। ये अपने साथियों के साथ विद्रोह कर लेफ्टिनेंट ह्यूमरस एवं बाघ पर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई। कहाँ से? मेरठ से। इस आंदोलन का तत्कालीन कारण कारतूसों में सुअर एवं गाय की चर्बी का प्रयुक्त होना। 1857 की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहने का मतलब ये क्यों हुआ? तो सुअर एवं गाय की चर्बी से कारतूस लगे हुआ था, जिसको मुंह से क्या करना पड़ता था? फोड़ना पड़ता था। इसीलिए सभी लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया।
स्थान सेनापति, ब्रिटिश सेनापति, ठीक है। देखिए ये तो आपको दोनों याद है, लेकिन ये वाला आपको नहीं याद है। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति को? नाना साहब या तात्या टोपे ने। उस समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल, देखिए का से कानपुर, का से कैंप, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल अपने पुत्र विजरिस कादिर, अपने पुत्र विजरिस कादिर, विजरिस, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बेगम हजरत महल ना दे करके ये टीजीटी में, पीजीटी में अभी 2022 में जो प्रश्न हुआ था उसमें बेगम हजरत महल भी दिया था ऑप्शन में, आपका विजरिस कादिर भी दिया था। तो आप क्या लगाएंगे? विजरिस कादिर दिया रहेगा। अगर बेगम हजरत महल भी रहे और विजरिस कादिर भी रहे तो आप विजरिस कादिर को टिक करेंगे, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, शासन कौन? सेनापति कैंपबेल, ठीक है। लखनऊ कानपुर में कौन था? कैंपबेल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का नेतृत्व लक्ष्मी रानी बाई। देखिए आपको ये पता होगा कि अगर सी पे हो जाएगा वहां का सेनापति कौन था, तो ब्रिटिश सेनापति कौन था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई को गोली किसने मारा था? ह्यूमरेज ने, तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमरेज वहां का सेनापति था। इलाहाबाद लियाकत अली। कर्नल नील था उस समय। फैजाबाद मौलवी अहमद अल्लाह, कर्नल नील था। बरेली खान बहादुर खां, कैंपबेल था, ठीक है। 1857 की क्रांति के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र पे पड़ा। अवध क्षेत्र में अवध का चीफ मार्शल हेनरी लॉरेंस रेजिडेंस की रक्षा करते हुए मारा गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने अपनी गनीमी कारवां रणनीति, छापामार रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया। बाद में उसे फांसी दे दी गई। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तरी पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी को आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। 1935 में लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित की गई। 1935 में ये प्रश्न पूछा गया 1858 में कि आगरा से राजधानी, आगरा से प्रयागराज कब लाई गई? 1858 में राजधानी आगरा से प्रयागराज लाई गई। उसके बाद 1935 में लखनऊ घोषित की गई, ठीक है। प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। शिव दयाल साहब 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग व्यास की स्थापना की। अंग्रेजी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम नतवती एवं रईस अहमद गागोही द्वारा देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसों की स्थापना की गई, जिससे देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 ईस्वी में सनातन धर्म के प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई। 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में इसका नाम क्या कर दिया गया? 1920 में इसका नाम कर दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्ष 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 9 अधिवेशन, जिसमें से सर्वाधिक 3 अधिवेशन लखनऊ और इलाहाबाद में हुए। 1858 में इलाहाबाद अध्यक्ष किसने? जॉर्ज व्हील था। 1892 में इलाहाबाद रमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में। 1899 में लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। ये वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है, ठीक है। गोपाल कृष्ण को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी।
1910 में इलाहाबाद सर विलियम्स वेडर्सवर्थ ने, 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से 1916 में लखनऊ अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता। 1916 में लखनऊ में अंबिका की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी में गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चंपारण आंदोलन के लिए क्या किया गया था? उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। 1925 में कानपुर में एक अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि भारत ना लगाओ, पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एन ए बेसेंट। कब थी? 1917 में। कहाँ की? कोलकाता में। उसके बाद देखिए 8 वर्ष आप ऐड कर देंगे तो 1925 आ जाएगा। 1925 में आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1933। 1933 में एक महिला और आई थी, कौन? नालिनी सेन गुप्ता। ठीक है, ये 3 महिलाएं थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 में, 25 में, 33 में। 8 साल का अंतर है। पहला वाला एनी बेसेंट और नालिनी सेन गुप्ता दोनों कहाँ से अध्यक्षता की थी? कोलकाता से। और एनी बेसेंट कहाँ से की थी? कानपुर से। ठीक है, 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू। 1946 में स्वतंत्रता के समय मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी। ये पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य जेबी कृपलानी ने। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित की गई। जून 1920 में इलाहाबाद में गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन की बैठक हुई। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड नामक स्थान पे कांड हो गया चौरी चौरा, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड में 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। जनवरी 1923 में चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में। कब हुई थी? जनवरी 1923 में। किसने की थी? चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास। सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बाबू शिव प्रसाद और भगवान दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को बनारस में राष्ट्रीय शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की। सितंबर 1924 में कानपुर में सत्यभक्त ने भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की। पेरियार की अध्यक्षता की तथा प्रथम सम्मेलन कानपुर में हुआ। 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में। 1918 में किसने? गौरीशंकर मिश्र के द्वारा, इंद्रनाथ द्विवेदी के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ये प्रश्न पहली बार पूछा कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ में। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र के द्वारा। एका आंदोलन वर्ष 1920-22 में अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया। प्रमुख नेता मदारी पासी। इस आंदोलन का श्रेय हरदोई, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान नेता जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस कई बार आया है। प्रथम किसान आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। ठीक है, द्वितीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? कानपुर में। इस संगठन के सदस्य कौन कौन थे? सचिंद्र सन्याल, योगेश नाथ बनर्जी,
चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने 8 डाउन एक्सप्रेस सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, जिसे काकोरी कांड बोला गया। इससे संबंधित व्यक्तियों को फांसी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी में। और चंद्रशेखर आजाद भाग निकले थे कहाँ? अल्फ्रेड पार्क में आकर के खुद को गोली मार लिए थे। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में आकर के पुलिस से मुकाबला करते हुए खुद को गोली मार लिए थे। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय के दौरान समानांतर राष्ट्रीय सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। लोअर पीसीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया था। शेरे बलिया किसे जाना जाता है? चित्तू पांडे को। 1936 में लखनऊ में प्रोफेसर एनजी रंगा, इंदुलाल याज्ञिक, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष। प्रोफेसर एनजी रंगा क्या थे? महासचिव थे। 9 अप्रैल 1938 को मद्य निषेध गांधी जी के द्वारा घोषित आदेशों के अनुसार लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा और मैनपुरी में चुना गया। ठीक है, मैनपुरी और एटा में चुना गया। उत्तर प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन। 1833 में आगरा प्रेसिडेंस का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंस के अलग कर दिया गया और 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत किया गया। मुख्यालय आगरा। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया। (1856) में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के ब्रिटिश साम्राज्य को शामिल कर दिया था। 1858 में इसका प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदल करके प्रयागराज लाया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। 1858 वाला। 1859 में आगरा से उच्च न्यायालय स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। उस समय कहाँ किया गया था? आगरा में। उसके बाद 3 साल के बाद इलाहाबाद लाया गया। 1877 में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया, जबकि 1902 में इसका नाम बदल करके आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। नवंबर 1925 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बना। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ स्थापित की गई। 1937 में इस प्रांत का नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत किया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम करके संयुक्त प्रांत किया गया। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। 24 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ भारतीय संघ का राज्य बना। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं, मैं उसको आपको करवा रहा हूँ। 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस शहर को संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निम्बार्काचार्य ने। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? बर्नियर ने। बर्नियर ने चंदावर के युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता उत्तर में कौन सा है? हुलास। उत्तर प्रदेश में है हुलास। काकोरी कांड ट्रेन संबंधित नहीं है। खुदीराम बोस काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भारत का 16 जनपद में कुल कितने जनपद है? 8 जनपद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 16 जहाँ जनपद में 8 महाजनपद हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देते हैं किसमें कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा थोड़ा।
उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में 8 जनपद यूपी पीसीएस आरओ आरओ में प्रश्न आया है। जौनपुर में सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। देखिए यूपी पीसीएस में एसीएफ और आरओ में 2021 में आया था मेंस में। 1924 में कानपुर षड्यंत्र में शामिल ने एमएन अंसारी, पीसीएस 2021 में आया था। हड़प्पा सभ्यता में मांडी स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पीसीएस 2021 में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर में, पीसीएस आरओ आरओ में। कन्नौज में महमूद गजनवी के शासन राज्यपाल था। मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र सिराज हिंद जौनपुर था। यूपी पीएससी जीआईसी में आया था लेक्चरर में। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया उसी को करवा रहा हूँ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किलो में अंग्रेजी की स्थापना 1797 में। किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्राय संपूर्ण से बंगाल प्रेसिडेंट अलग करके आगरा प्रेसिडेंट किया गया? 1833 में। महोदय श्री को किससे कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि महोदय श्री के नाम से किसे जाना जाता है? कन्नौज। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह ने। काकोरी कांड केस में प्रधान आरोपित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में अधीनता स्वाधीनता आंदोलन के समय एका वृहत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मदारी पासी ने। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस के सचिव एमजी रंगा। अवध ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कब हुआ? 1856 में। महलवाड़ी प्रणाली कब लागू की? उत्तर प्रदेश। कहाँ लागू की? उत्तर प्रदेश में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में भगवान बुद्ध को जब मृत्यु प्राप्त हुई। 60,000 ऋषि भूमियों की संपूर्ण महाभारत का कथा कहाँ है? नैमिषारण्य। कहाँ है? सीतापुर। कहाँ है? सीतापुर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, सीतापुर। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? पटियाली। ठीक है, एटा, पटियाली एटा, पटियाला नहीं पटियाली जरूर देखना है। ठीक है, पटियाला आपका है पंजाब में, पटियाली उत्तर प्रदेश में। जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि भृगु का जन्म स्थान है। रूमी दरवाजा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में किस जिले में कछौरा दरगाह सफ़ीर है? कछौछा दरगाह है अम्बेडकर नगर में। भव्य जैन स्तूप कंकाली टीला के पास खोदकर बनाया गया है मथुरा में। जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया। उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में। परमहंस योगानंद गिरी पश्चिम योग के परिचित थे कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से संबंधित है, इनका संबंध कहाँ से है? गोरखपुर से। संबंध कहाँ से है? गोरखपुर से। इनका संबंध कहाँ से था? गोरखपुर से। मोबाइल है, जानते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हो जाता है। अवध की रियासत प्रसिद्ध युद्ध बेगम 1857 के विद्रोह में लड़ाई बेगम हजरत महल शेरे बलिया के नाम से चित्तू पांडे। 14वीं शताब्दी में अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ था? जौनपुर में। अवध राज्य को अवधा भी कहा जाता है। 1722 से 1856 में मुस्लिम शासकों के शासन कौन उपाधि दी थी? नवाब। गौतम बुद्ध की माँ कहाँ से थी? बस्ती से। ठीक है, गौतम माँ बुद्ध की माँ देवदह राज्य शासक परिवार अब उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? बस्ती में। वाल्मीकि का ब्रह्म आश्रम कहाँ है? बिठूर में। चंदेल शासक जैनाबी भक्ति कहाँ है? बुंदेलखंड में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किसे चेंदी कहा जाता था? बुंदेलखंड को। ठीक है, बुंदेलखंड को चेंदी कहा जाता था। हर्षवर्धन ने भद्र विहार ज्ञान के वृहद केंद्र कहाँ था? कन्नौज में। 6ठी ईसा पूर्व में मथुरा के आसपास सूरसैनी। 1887 में प्रकाशित होने वाला हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय। गुप्त काल में टेराकोटा को क्या बोला जाता? मिट्टी के बर्तन। भीतरगांव कहाँ है? कानपुर में। भीतरगांव मंदिर कहाँ है? कानपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश का स्पेशल इतिहास था। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।